This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी दिनांक 21 डिसेंबर 2020 चरकसूत्रस्थान अध्याय 28 त्रिविध न्याय शंखं चक्रं जलकान्ततमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिधर्मणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वगृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्परेक्षत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। यत् एवम् उत्तरोत्तर धातून् रसः एव आप्लावयति यथा केदारनिषिक्तं कुल्याजलं प्रत्यासन्नां केदारीम् आप्लावयति इति द्वितीयः पक्षः। तर्हि रस एव उत्तरोत्तर धातून् आप्लावयति यथा केदारे निषिक्तं कुल्याजलं प्रत्यासन्नां केदारीम् आप्लावयति ततोऽनन्तरं द्वितीयां ततोऽनन्तरं तृतीयाम् एवम् अनेन प्रकारेण सर्वामपि केदारीं आप्नोति इति व्याप्नोति। तो जैसे खेत में केदार यानी कि खेत और कुलिया यानी कि उसमें पानी वहन करने की सिस्टम, तो उसमें पानी अगर डालेंगे तो जो निकट है उसको पहले वो अपलावन करेगी, वहां पे जल से संतृप्त कर देगी, फिर आगे वाले हिस्से पर जाएगी, वहां पे करेगी, फिर तीसरे वाले पे जाएगी, लेकिन वही पानी आगे आगे चलता जाएगा इस प्रकार से। तो ये रस ये ही इस प्रकार से सभी धातुओं का पोषण करने वाला इस प्रकार का है। ये दूसरा पक्ष इस प्रकार का है। तो पहला जो पक्ष बताया गया कि रस सर्वात्मना रक्तताम याति, पूरा क्षीर दधि न्याय के जरिए जैसे दूध का दही बन जाता है पूरे के पूरे दूध का, उसी प्रकार पूरे के पूरे रस का रक्त बन जाएगा वगैरह, इस प्रकार का उसका कहना है। एतदेव उक्तं हारिते यत् रससप्ताहात् अर्वाक् परिवर्तमानः श्वेतकपोत हरित हारित्र पद्मकींशुक अलक्तक रस यथाक्रमं दिवस परिवर्तात् मार्ग वर्ण परिवर्तनार्थम् आपद्यमानः पित्तोष्म रागोप पित्तोष्म उपरागात् शोणितत्वम् आपद्यते इत्यादि।
तो हारित में कहा गया है कि रसः सप्ताहात् अर्वाक् परिवर्तमानः। रस जो है एक हफ्ते के पहले घूमने वाला इस प्रकार का। श्वेत कपोत हरित हारित पद्म पीयूषक अलक्तक रस प्रख्यश्चायम। तो ये सभी वर्ण इस प्रकार के हैं। तो उनके अनुसार यथाक्रम दिवस परिवर्तन वर्ण परिवर्तन आपद्यमान। जैसे जैसे एक एक दिन बीतता रहता है वैसे इसमें परिवर्तन रस के वर्ण में परिवर्तन आता रहता है। पित्तोष्णोपरागा पित्त का जो उष्मा है उसके राग के जरिए शोणितत्व आपत्ति थे, वो रक्त बन जाता है। तो वास्तव में इसके बारे में संशोधन होना जरूरी है। सुश्रुत में भी इस प्रकार का है एक्चुअली। तो क्रम से रस में परिवर्तन वर्ण में परिवर्तन आता रहता है और ये पित्त का जो उष्मा उसके राग से ये होता है। ये जो आमाशयस्थम पित्तम इस प्रकार का जो बताते हैं रंजकम रस रंजना कि रंजक पित्त कहलाया जाता है, रस का रंजन करता रहता है इसके हिसाब से। तो वही अन्न में मिक्स हो जाता है, उससे मिल जाता है और यहाँ आने पर आहार रस बनने पर वो कार्यकारी इस प्रकार का होता है और फिर उसके जरिए रस में वर्ण परिवर्तन आते रहते हर एक दिन। पहले दिन श्वेत, दूसरे दिन कपोत, तीसरे दिन हरित, चौथे दिन हारित, फिर पद्म, किंशुक, अलग तक ये इस प्रकार के उसमें परिवर्तन वर्ण में परिवर्तन आते रहते हैं। एक बार जमदग्नि से बात करते समय ये जो गौड़ारिष्ट है, मंजुष्टा रजनी द्राक्षा बला मुलाम न्योरषा लोत्रम चैतयसि गौड़स्य वरिष्ठ पांडुरंगा। तो भाग्यवाड़ीकर ने उससे पूछा था ऐसा कुछ सुना कि इस योग की विशेषता क्या है इस प्रकार से। तो उसने एक जवाब दिया था कि ये जो 7 वर्ण हैं ये क्रम से उत्पन्न वाले इस प्रकार से है, उसका इससे कुछ ताल्लुक है इस प्रकार से। अभी भी मेरी बात समझ में नहीं आई है क्योंकि पहले श्वेत वर्ण बताया गया है। प्रतिष्ठा रजनी का हरित से जुड़ता है, लेकिन श्वेत कपोत हरित ये 3 वर्ण बीच में है। द्राक्षा बला मूलानी अयोरज और शायद इसके आधार पर हम कुछ विचार कर सकेंगे कि ये कहाँ पे रस का रक्त में परिवर्तन होना अटक जाता है, रुक जाता है इस प्रकार से, और फिर उसके हिसाब से किस प्रकार की दवाइयाँ प्रयोग में लानी है। एक कौटिल्य ऋषि लाजित की बात चली थी कि ये जो निम्बक पटोल त्रिफला मृद्विका मस्तवत्सव ये जो पाठ बताया गया है मांसपाच्य के लिए, तो उसमें सिर्फ ये निम्ब अलग इस प्रकार का है और वहां पे गोक्षुर है इसमें। के इसका पाठ हुआ, मांसपाच्य का पाठ हुआ। कौटिल्य में निम्ब नहीं है लेकिन गोक्षुर इस प्रकार का। अब ये बात बनती है कि ये मांसदूष्य पर भी काम करता है और रक्त पर भी काम करता है। पांडु बेसिकली पांडु हरिद्र हरिता पांडु तुम तेषु चादितम। तो पांडु हरिद्र हरित इस प्रकार के वर्ण निर्माण होते हैं कामला में या पांडुरोग में इस प्रकार से। तो पांडु वर्ण ये श्वेत का पहला जो है रस का रक्त में परिवर्तन होते समय
वही वर्ण इस प्रकार का है। कपोत या कर्पूर ये आगे वाला है। तो श्वेतवर्चास्तदा नीलः तदा नरः, ये जो एक बात बताते हैं कि पुरुष पित्तरंजित है, पुरुष का पित्तरंजन नहीं हो रहा है इस प्रकार से। तो शायद हम पांडु के बारे में इस प्रकार से सोचे। और मांस एक दूष्य है पांडु में, श्लेष्मत्व कर्तम अवसानी प्रदूषांतरम आश्रितम इस प्रकार। त्वं मांसयस्तत्कृते त्वचीवर्णं पृथक विधान पांडु हरित्र हरितान हरिग्रंथेषु चाधिकम इस प्रकार से। तो जब मांस का कुछ संबंध इस प्रकार से है और उसमें इस प्रकार कुछ वर्ण आ रहा है, तो शायद कौटिल्य शिलाजीत अच्छा काम करेगा, नवायस कब काम करेगा, ताप्यादी लोह कब काम करेगा, इन सभी के बारे में थोड़ा गहराई में जाकर सोचना पड़ेगा। और शिलाजीत का एक अहम रोल इसमें है। ताप्यादी लोह में भी शिलाजीत है, योगराज में भी है, और कौटिल्य शिलाजीत में भी शिलाजीत है। और नवायस लोह में सिर्फ लोह है, यहाँ पे मंडूर है इस प्रकार से। तो ये काफी अलग अलग इस प्रकार की चीजें हैं। तो बला मजिष्ठा रजनी द्राक्षा बला मूलानी अयोरजः, उसमें भी लोह इस प्रकार का है। लोध्रम चेतेशी लौढ़स्यात् अरिष्ट पांडुरोगिणम, ये अरिष्ट आया है। तो थोड़ा सा वर्ण परिवर्तन किस प्रकार से होता रहता है। और अंतिम वर्ण जो है वर्त इस प्रकार का अलग तक इस प्रकार का बताया गया है। तो बीच में ये जो वर्ण परिवर्तन होते रहते हैं वो हम कैसे जान सकेंगे, ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। और अभी ये एरिथ्रोपोएटिन या एरिथ्रोपोएसिस, ये जो कि प्रोसेस मेद से जुड़ी हुई है या किडनी से जुड़ी हुई है इस प्रकार की, उसका हम किस प्रकार से विचार करेंगे, ये थोड़ी अलग इसमें बात दिखेगी। अत्रापि तत्र येषां धातूनाम् इत्यादीनां खलु त्रीणि इत्यादिना रसेनैव रक्तादिपोषणम् अनेनैव न्यायेन उक्तम्। तो सुश्रुत के अनुसार वो तीन तीन सहस्त्र एक एक कला में रहता है इस प्रकार से। रस से ही रक्तादि पोषण इसी न्याय से होता है, ऐसा समझना है। किंवा आहार रसा उत्पन्ना भिन्नैरेव मार्गैः स्थायी रस रुधिर मांसादीन रसरुधिरादीन समान अंशेन तर्पयति, तत्र यः प्रत्यासन्नो धातुस्तत्पोषको भागः स्तं शीघ्रं पोषणादि यस्तु विदुर धातुस्तस्य सूक्ष्म विदुर मार्गतया चिरेण पोषणं भवति। आहार रस भिन्न भिन्न मार्गों से जाता हुआ जो स्थायी रस रुधिर मांस वगैरह है, उनको समान अंश से तर्पण करता है, उनका समान अंशों से तर्पण इस प्रकार का करता है। तत्र यहाँ प्रत्यासन्नो धातु तत्पोषका भागा तम शीघ्र पुष्णाति, तो नजदीक वाला जो धातु होगा वो शीघ्र उसका पोषण होगा। यस्तु विदुर धातु जो काफी दूरी पर है, उसका देरी से इस प्रकार का सूक्ष्म विदुर मार्ग है चिरेण पोषण। सूक्ष्म और विदुर मार्ग लंबा भी है और सूक्ष्म भी है, इसलिए चिरेण पोषण भवति इस प्रकार से। तो उसका पोषण दीर्घ काल से इस प्रकार का होता है। मनु का मांसकाचल नागर आलय है। अच्छा, तो निम्ब है उसमें, मुझे याद नहीं रहा था। तो शुंठी है मनुका के बजाय इस प्रकार से। तो थोड़ा ही परिवर्तन है। और इसीलिए मैंने किडनी फेलियर्स के पेशेंट्स में जब पिंडिकोद्वेष्टन ये प्रधान लक्षण इस प्रकार का है, तो ये मांस से संबद्ध लक्षण है, मांस एक दूष्य है ऐसा पकड़कर कौटिल्य का आरंभ किया। उस समय कौटिल्य मिलता नहीं था, तो मैंने वो बनवाने के लिए कहा और बनवा लिया।
और फिर प्रयोग शुरू किया। फिर बाकी काफी लोग अभी टोटे जाति प्रयोग करने लगे हैं और अभी आसानी से मिलता है टोटे जाति। लेकिन ये एक अहम चीज इस प्रकार की रही। तो एक तो क्षीरदधि न्याय इस प्रकार के पूर्णतः रस का रक्त में परिवर्तन इस प्रकार का हो जाएगा। दूसरा केदार कुल्या न्याय है, इसमें थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि पहले रस रक्त को करेगा, आहार रस रस को करेगा, फिर रक्त को करेगा, फिर मांस को करेगा वगैरह इस प्रकार से। लेकिन आहार रस ही इस प्रकार से जा रहा है। और तीसरा जो अभी उन्होंने बताया कि प्रत्यासन्न मार्ग दूर का मार्ग इस प्रकार का, तो रस प्रत्यासन्न है इसके उसका जल्दी पोषण होगा और शुक्र वगैरह जो हो दूर और सूक्ष्म इस प्रकार के होने के कारण देरी से होगा। अभी इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके केदार कुल्या न्याय में थोड़ा सा परिवर्तन लाते हैं कि आहार रस पर रस करने की क्रिया होती है और उससे स्थायी रस बनता है, रक्त पोषक अंश बनता है और रसमल कफ बनता है। इस रक्त पोषक अंश पर फिर रक्त करने की क्रिया होती है, उससे स्थायी मांस पोषक अंश और रक्तमल पित्त इस प्रकार की निर्मित होती है। तो इसमें दोनों का मिलाप है। एक तो क्रम परिणाम पक्ष भी इसमें चालू रहता है, क्योंकि आगे आगे वाला अंश निर्माण करना ये मूल आहार रस से ही शुरुआत इसकी होती है और शुक्र तक ऐसा ही सिलसिला चलता रहता है। और पहले रस फिर रक्त फिर मांस, ये क्रम भी इसमें बना रहता है इस प्रकार। अब ऐसा समझ सकते हैं कि आहार में सभी धातु घटक को पोषण करने की क्षमता इस प्रकार की है। अब जब परिणाम होकर आगे आगे धातुओं में जाना, ये एक चीज रही, और सीधा उसमें से उस धातु में चले जाना जब जिसका पोषक अंश इसमें होगा, ये एक अलग चीज रहेगी। खले कपोतन न्याय जो तीसरा न्याय इस प्रकार के बताते हैं उसके लिए अच्छी है, लेकिन उसमें ऐसा है कि धातु कितना स्ट्रांग है, बलवान है, उसके आधार पर वो अपना हिस्सा कैसे ले लेगा, और सिर्फ अपना ही हिस्सा ले लेगा या दूसरों का भी हिस्सा लेगा। स्थौल्य की संप्राप्ति में मेदैव उपचयते न तथा इतरे धातवः, तो केवल मेद ही बढ़ता है, बाकी धातु बढ़ते नहीं है। ये एक अहम चीज स्थौल्य में होती है। तो वहां खले कपोतन न्याय ज्यादा कारीगर इस प्रकार का है, क्योंकि मेद वैसे भी शरीर में पुष्ट है और जब भी आहार रस आएगा तो उसमें से जितना निकाल सकते हैं उतना निकाल लेगा, बाकी धातुओं के लिए कुछ रहेगा ही नहीं इस प्रकार से। जब जो रहेगा वो थोड़ा मामूली इस प्रकार का रहेगा। और धातुनाम असमत्वेन दौर्बल्य, वहां धातुओं का असमत्व होने के कारण दौर्बल्य। सममांस प्रमाण से समसंवहन न रहा, जो सममांस प्रमाण समसंवहन वाला नर है वो विकारों के बल से अभिभूत नहीं होता। लेकिन धातुओं का असमत्व है तो वो दुर्बल होने के वजह से ससेप्टिबल इस प्रकार का हो जाता है। तो वो एक अलग चीज इस प्रकार की है। तो सभी शरीर में एक ही न्याय लागू है ऐसा नहीं है, केवल प्राकृत स्थिति में भी सभी न्याय लागू हो सकते हैं, और जिस न्याय से जिस तरीके से पोषण होगा वो सभी पॉसिबिलिटीज इसमें रहेगी। एवं भिन्नैरपि मार्गे धातुपोषणं भवति, तेन रक्तपोषणकालात् उत्तरकालं मांसपोषको रसभागो मांसं पोषयति, तथा मांसपोषकात् उत्तरकालं मेदपोषको रसभागो मेदः पोषयति इत्यादि। तो ये सभी रस में ही स्थित है ऐसा इनका कहना है। और पहले आहार रस रस का पोषण करेगा, फिर रक्त का करेगा, फिर मांस का करेगा, वेद करेगा, वेद का करेगा, इस प्रकार से वो आगे चलता जाएगा, लेकिन रस ही पोषण करेगा। अभी एक चीज अहम ऐसी है कि आधुनिक विज्ञान के अनुसार जितने भी शरीर में बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस इस प्रकार के हैं उन सभी का पोषण आहार से होता रहता है।
यहाँ सुभाष पाध्ये करके एक बायोकेमिस्ट्री या पता याद नहीं है, पुणे विद्यापीठ में उस समय में थे। तो आयुर्वेद रसशाला ने उनके साथ ताम्र भस्म और लोह भस्म के बारे में प्रोजेक्ट किया था, और स्टैंडर्डाइजेशन की। तो उन्होंने जब वैद्यों से बात की, तो सभी वैद्य भस्म यानी कि ऑक्साइड है ऐसा बोलने लगे। तो वो क्रुद्ध हो गए। दो चार वैद्यों से बोलने के बाद इनको कुछ मालूम नहीं है ऐसा उनका अनुमान निकला। और फिर उन्होंने अपना मत प्रदर्शित किया कि स्टैंडर्डाइजेशन शक्य नहीं है, आयुर्वेद में स्टैंडर्डाइजेशन करना पॉसिबल ही नहीं है इस प्रकार से। मेरी जब उनसे मुलाकात हुई उस समय में, तो मुझे भी उन्होंने वही बताना शुरू कर दिया। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो ऑक्साइड नहीं मानता, ये कॉम्प्लेक्स होता है। तो बोले पहली बार मैंने ऐसा कुछ किसी वैद्य से सुना। तो मैंने कहा कि हाँ, काफी इसमें शोधन की प्रक्रिया भी काफी है और मारण की प्रक्रिया भी काफी है। तो वो और उत्तेजित हुए। हाँ बोले, 160 शोधन की प्रक्रिया है, उतनी करीबन मारण की प्रक्रिया है। तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसके जो जो शुद्धि प्रक्रिया की जाएगी और जिस मारण से वो आगे किया जाएगा, उसके अनुसार उसके गुणधर्म अलग अलग रहेंगे। और ताम्रभस्म के बारे में बहस हुई कि वसंत कुसुमाकर में भी ताम्र है, और आरोग्यवर्धिनी में भी है, सूच्यकर में भी है। तो अगर मुझे आरोग्यवर्धिनी में ताम्र इस्तेमाल करना है, तो मैं किस तरीके से ताम्र का मारण करूं, शुद्धि किस प्रकार से करूं और मारण किस प्रकार से करूं। और ये महालक्ष्मी का वसंत कुसुमाकर में, पक्का याद नहीं आ रहा वसंत कुसुमाकर में है या नहीं है, महालक्ष्मी विलास में है, स्वर्ण तारा ताम्र भंग महालक्ष्मी विलास में है। प्रवालरसमौक्तिका प्रकम्पितं चतुर्भागपाठो मुक्ते हे मनी में आवश्यक है। अयोभुजगवंगकम त्रिनवकम विमर्द्याकल नहीं, वसंत कुसुमाकर में नहीं है, लेकिन इसमें है, महालक्ष्मी विलास में है, और स्वर्ण सूच्यकर में है, आरोग्यवर्धिनी में है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो मुझे ताम्र का प्रयोग किस दृष्टि से करना है, उस दृष्टि से शोधन और निवारण होना जरूरी है। फिर वो जो बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो उस चीज के लिए फायदेमंद इस प्रकार का होगा। हाँ। अभी जब अभ्रक भस्म दातार गुरु जी के हिसाब से दो तरीके से बनता है, संतर्पणोत्था और अपतर्पणोत्था। अगर संतर्पण द्रव्यों से मारित अभ्रक भस्म बनेगा, तो ये वसंत कुसुमा, हाँ वो वसंत कुसुमा को इसलिए मेरे ध्यान में आया। तो वसंत कुसुमा के लिए वो संतर्पणोत्था अभ्रक होना चाहिए। इस प्रकार से। और पंचामृत लोह गुगुल या ऐसा कुछ बनाना है, उसमें अभ्रक है, तो वो अपतर्पण के हिसाब से बनाना चाहिए इस प्रकार से। तो ये बात काफी अलग इस प्रकार की है। और चंद्रकला, हाँ, या इसमें भी ताम्र है, चंद्रकला जैसे शीत, इसमें भी ताम्र है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टैंडर्डाइजेशन कैसे हो सकेगा इस प्रकार से। तो ये जो विभिन्न कॉम्प्लेक्सेस बनते रहेंगे, ये तो हम अभी बात कर रहे हैं औषधियों। अब आहार में बहुत सारे द्रव्य हैं इस प्रकार से, और उनमें पूरे शरीर के पोषण की क्षमता इस प्रकार की है। जो उपयुक्त अंश किसी पर्टिकुलर शरीर घटक के लिए होगा, वो रस जब वहां तक पहुंचेगा तो वो ले लेगा ऐसा। मॉडर्न के हिसाब से भी इसमें ज्यादा बहस नहीं की गई है कि कितने पोषक तत्व हमें लगते हैं और वो कहाँ से आते हैं, इस प्रकार के बारे में ज्यादा बहस नहीं हुई है मॉडर्न में। तो हमारे हिसाब में ये 7 धातु उपधातु, इनके जरिए इन सभी का विचार बहुत आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और सीधा पोषण होगा
या खले कपोत न्याय से वो अपना अपना अंश उठा लेंगे, या क्रम परिणाम पक्ष से वो पहले से धातु से अगले धातु, फिर उससे अगले धातु, इस प्रकार के चलता जाएगा। ये सभी चीजें इन सभी में महत्वपूर्ण इस प्रकार की रहेगी। अस्मिंश्च पश्ये यदुक्तं विण्मुत्रम् आहारं मनस्सारः प्रागीरितो रसः स तु ज्ञानेन विक्षिप्तः सर्वान् धातून् ततर्पयेत् इति। कि विण्मुत्रम् आहारमलः, तो वीण और मूत्र या आहार के मल है, सारः प्रागीरितो रसः, तो पहले ईरण होने वाला जो रस है वो तो सार है। सतु ज्ञानेन विक्षिप्तः सर्वान् धातून् ततर्पयेत्, और वो ज्ञान द्वारा विक्षिप्त होकर सभी धातुओं का तर्पण करता है। तो ये प्रागीरित का मतलब क्या लेंगे, आहार रस लेंगे या रस धातु लेंगे। ज्ञानेन रस धातु विक्षेपोचित कर्मणा युग्म सर्वतो रसम से देहे विक्षिप्यते सदा, ये चरक का कहना है। अभी ये सुश्रुत का कहना है। प्रागीरितो सारा प्रागीरितो रस, सार का भाग जो है वो प्रागीरित इस प्रकार का जो रस है वो है। तो इसमें आहार रस भी ले सकते हैं, रस धातु भी ले सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा इसमें रहेगा। तस्मिन धातुमलानुसारिणी रस्ये इति च मुख्यार्थं भवति। तथा चरकेऽपि स्रोतसा च यथा स्वेन धातु पुष्यति धातुना इति च मुख्यार्थः भवति। धातुमलानुसारिणी रसे ये रेफरेंस फिर से देखना पड़ेगा, सूत्रस्थान 14वें अध्याय में। तो रस धातु और मल का अनुसरण करने वाला होता है, धातुओं का अनुसरण करने वाला होता है, उसमें संदेह नहीं है। कि मल के बारे में भी ये निर्देश है। रेफरेंस देखना पड़ेगा एक बार। इति च मुख्यार्थः भवति। तथा चरकेऽपि स्रोतसा च यथा स्वेन धातु पुष्यति धातुना, जो जिस धातु का स्रोतस है उस स्रोतस से धातु से धातु का पोषण इस प्रकार का होता है। तो धातु से धातुना धातु पुष्यति, ये काफी महत्वपूर्ण है। पूर्व धातु से पर धातु का पोषण इस प्रकार का होता है। तो जब उस पर उस धात्वग्नि की क्रिया होती है तो त्रिधा विभक्त हो जाता है, एक स्थायी धातु बनता है, एक अगला धातु का पोषक अंश बनता है, स्थायी धातु का मल इस प्रकार का बनता है। तो इससे इसको पुष्टि मिलती है कि धातु पुष्यति धातुतः, एक धातु से अगले धातु का पोषण इस प्रकार का होता रहता है। तेन यथा खले उत्पत्तितानां कपोतानां भिषक बिंद दिग्गामिनां स्वीय स्वीय मार्गेण गच्छतां गम्य देशस्य प्रत्यासन्नत्व विप्रकृष्टत्वादि भेदेन शीघ्रं चिरेण वा गमनं भवति तद्वत् इति। तो खले उत्पत्तितानां कपोतानां, तो खल इस प्रकार का है, एक निम्न है, और वहां पे ये सब धान्य का भांडार रखा गया है इस प्रकार से। और पंछी नजीक नजीक की भाग से या दूर किसी क्षेत्र से वहां पे आते हैं। तो जो नजदीक वाले सन्निकृष्ट है उनका जल्दी पोषण हो जाता है, जो विप्रकृष्ट है बहुत दूर से इस प्रकार से आ रहे हैं वो दीर्घकाल से उनका पोषण इस प्रकार का होता रहता है। शीघ्रं चिरेण वा गमनं भवति तद्वत्। क्षीरदधि न्याय केदारी कुल्या न्याय खलेकपुत्र न्याय त्रिधा धातु पोषण क्रम, तो इन तीनों धातु पोषण क्रम से धातु का पोषण होता रहता है। तत्र एतेषु पक्षेषु सर्वात्मपरिणामे त्रिचतुरोपवासेन नीरसत्वं देहस्य स्यात्, मासोपवासाच्च शुक्रमयं शरीरं स्यात् इति सपक्षात् नेक्ष्य। तो अगर 3-4 दिन उपवास कर दिया तो सर्वात्म परिणाम के रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, इस प्रकार का कन्वर्जन होता रहेगा। और 3-4 दिन में रस नहीं रहेगा, नीरसत्वं देहस्य स्यात्, मासोपवासाच्च शुक्रमयं शरीरं स्यात्, और 1 महीने तक उपवास किया तो शरीर शुक्रमय बन जाएगा। इति सपक्षः निश्यते, इसलिए वो पक्ष बराबर नहीं है। लेकिन ये भी कहना बराबर नहीं है।
ऐसा है कि उपवास करेंगे तो पोषण नहीं होगा, ये बात सही है। और फिर भी रस पूर्णतया रक्त वगैरह में परिवर्तित होता जाएगा, ऐसा भी मानना मुश्किल इस प्रकार का है। शरीर की अपनी एक स्थिति है, ये सब धातु है, धारण करने वाले हैं, तो शरीर धारण करने के हिसाब से सभी का परिवर्तन नहीं होने देंगे, ये तो सही है इसमें हमारे। तो ये लगता नहीं कि पूरी तरीके से ये टाल देनी चाहिए बात। शुक्र में सभी धातुओं के अंश होने के जरिए यह आवश्यक है कि वो रस रक्त से लेकर वहां तक जाता है, शुक्र तक जाता है। तो इसलिए शुक्र में सभी धातुओं का निर्माण करने का सामर्थ्य रहता है, जो कि गर्भावस्था में प्रयोग में लाया जाता है इस प्रकार से। वैसे देखा जाए तो मॉडर्न में जो जेनाइटल सिस्टम इस प्रकार की बताई गई है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसके जरिए सभी भावों को निर्माण करती है, पूरा शरीर निर्माण कर सकती है, उसके बारे में कोई बहस नहीं है। ये किसी वनस्पति का बीज है, वट का बीज ले लो, तो उसमें पूरे वट को समा लिया है अपने में, और पूरी तरीके से पूरा वृक्ष उसमें से बन जाता है। तो ये कैसे हो सकता है? हाँ, तो अगर बीज बनते समय सभी धातुओं से होकर बीज बनेगा, तो उसमें सभी धातुओं का निर्माण करने की क्षमता इस प्रकार की रहेगी। इसलिए वेणुमाधव शास्त्री कहा करते थे कि बीजों का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो शुक्र धातु पर काम करेगा। चतुर्बीज चूर्ण उनका बहुत लाडला था। मृत्तिका चंद्र सूरज काला जय यवानी का चतुष्टय का चूर्ण शुक्र क्षय में प्रयोग करते थे, विशेषतः शूल इस प्रकार के लक्षणों में। और वो शुक्र क्षय की पूर्ति करके, शुक्र क्षय की पूर्ति करते हुए उपवास केल्याने शुक्राचे प्रमाण वाढेल का? नहीं बढ़ेगा। किंवा पूर्व धातु परम कुर्यात वृद्ध क्षीणश्च तद्विधम, तो पूर्व धातु क्षीण हो गया तो अगले धातु भी क्षीण हो जाएगा। हम पक्ष से ये कहेंगे कि हाँ, ये प्रतिदिन ऐसे पूरा शरीर शुक्रमय हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जिस प्रकार रस का रक्त में, रक्त का मांस में इस प्रकार का परिवर्तन होने वाला है, वो रस ही नहीं हुआ, फिर आगे मांस कैसे करने का वगैरह वगैरह। तो ये शुक्र का प्रमाण कम हो जाएगा, बढ़ेगा तो नहीं। अनुसंधान ये इस प्रकार का पर्यार्थ ये है कि ये तीनों, और कब किस न्याय का प्रयोग सोचना पड़ेगा। केदारी कुल्या पक्षे तो रसात रक्तादि पोषणं मुख्यार्थतया भवति, यद्यपि रक्तादिर्मांसादि पोषणं तदपि रसादेव रक्तादि धर्मकात् तथा रक्तादि उत्पादितम्। पोषण किस न्याय से होता होगा, ऐसा नहीं बता सकते एक्चुअली। तो अनघा तो वास्तव में ऐसा है कि मूल रूप से आहार रस से सभी धातुओं का पोषण होगा, ये एक पक्ष है। रस से रस धातु, उसके साथ में रक्त पोषक, रक्त धातु की क्रिया, उसके साथ में मांस पोषक वगैरह वगैरह, और रक्त धातु का निर्माण इस प्रकार का होता रहेगा, ये एक चीज रहेगी। और क्रम परिणाम पक्ष जो है वो सर्व जाता है, ये नहीं होता जाता हो जाता है, ये एक अलग चीज इस प्रकार की रहेगी। लेकिन शुक्र में सभी का रिप्रेजेंटेशन आता है, तो ये मानना जरूर होगा कि शुक्र आहार रस वो सभी धातुओं से बीच गुजरता हुआ शुक्र तक पहुंचता है।
और इसलिए शुक्र में सभी धातुओं का निर्माण करने की क्षमता इस प्रकार की रहेगी। अब जो एनाटॉमिकली बात करते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्शन क्यों करती है, इसके बारे में कोई बहस चर्चा एलोपैथी में नहीं है, एनाटॉमी में नहीं है। उसमें ये सामर्थ्य क्यों है? हमारे हिसाब में जो बीज बनेगा, जो शुक्र बनेगा, वो सभी धातुओं से गुजरता हुआ शुक्र बनेगा, और इसीलिए क्या सामर्थ्य उसमें रहेगा। केदारी कुल्या पक्षे तो रक्तादि पोषण यद्यपि रक्तादि मांसादि पोषण एव रक्तादि धर्मका तथा रक्तादि व्यपदेश भाषो भवति इति व्युत्पाद। ये मैं नहीं समझ पाया एक्चुअली। आदि से मांसादि पोषण होता रहता है, रस से ही रक्तादि धर्मक तथा रक्तादि व्यपदेश भाषा, जिस प्रकार का रस, उसी के द्वारा ये मांस वगैरह का पोषण। तो ये मैं समझने चाहते हैं इस प्रकार से। तस्य सर्वधातु दोष मलाशयानुसारित्वम् उक्तं, तदपि रक्तादि पोषकतया तथा हृदय स्थायी रस व्यापकतया च उपपन्नम्। तो रस सर्वधातु दोष मलाशय इनके अनुसरण करता है, इन सभी में जाता है इस प्रकार से। तदपि रक्तादि पोषकतया, वो भी रक्त वगैरह के पोषण के जरिए, तथा हृदय स्थायी रस कृष्णदेह व्यापकतया च उपपन्नम्। हृदय स्थायी जो रस है वो कृष्णदेह व्यापक है, इसके जरिए सिद्ध इस प्रकार का था। फिर शुगर की चिकित्सा हर धातु की विकृति में आवश्यक होगी, इस प्रकार से तो होता है। जबकि शुक्र के जरिए धातु बंद नहीं रहा, जो राजयक्ष्मा की संप्राप्त में जो बताते हैं, क्षीणे रेतस्य नन्तरा क्षीयन्ते धातवः सर्वे प्रतिशुष्यति मानवः। तो शुक्र का क्षय होने के बाद सभी धातुओं का क्षय होता है इस प्रकार से। वहां पे टीकाकार ने बताया कि शुक्र का क्षय होने के बाद पहले मज्जा का क्षय होगा, फिर अस्थि का क्षय होगा, फिर मांस का क्षय होगा, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। वो वैसा भी लेना जरूर है, ऐसा भी नहीं, मैं नहीं मानता। एक तो किसी भी धातु के पुनर्निर्माण के लिए शुक्र आवश्यक ही है। तो इस कंडीशन में ऐसा थोड़ा सा रहेगा कि अगर मांस स्थित शुक्र बिगड़ गया है और मांस की पुष्टि हो नहीं रही है, वो देने से मांस की पुष्टि, शुक्रवर्धन देने से मांस। अब शुष्क उदर मांस क्षय का इस प्रकार या कार्श का लक्षण बताया गया है। स्पिक शुष्कता, तो स्पिक शुष्कता मांस क्षय में इस प्रकार का आया है। और शुक्र में महास्पिच शुक्र का लक्षण बताया गया है। अब जब स्पिक शुष्क और हम उसको क्या पकड़ेंगे, उसको मांसक्षय में पकड़ेंगे या शुक्र क्षय में पकड़ेंगे, इस प्रकार से, या शुक्र असारता में पकड़ेंगे इस प्रकार से। तो मेरे पास एक गृहिणी का पेशेंट था और सप्रवास कफ मल प्रवृत्ति होती रहती, शूल होता था, कृशक थी व्यक्ति बहुत। तो मैंने स्वर्ण परपटी वगैरह का प्रयोग किया, ये बाकी लक्षण तो ठीक हुए, लेकिन वजन नहीं बढ़ रहा था, कुशता वैसी ही। तो मैंने फंडसरकर से बात की, तो बोले कि अश्वगंधा का प्रयोग करो। मैंने कहा क्यों? तो कृशम प्रायो विधावंती रोगाश्च ग्रहणी था। और ग्रहणी रोग जो है वो कृश रोगियों को ज्यादातर होते हैं, और ये महास्पिच और शुष्क स्पिक, ये डिफरेंस काफी है। तो वो अस्थि पंजर ऐसा ही था व्यक्ति वास्तव में। तो मैंने अश्वगंधा तेल का पहले प्रयोग किया और फिर अश्वगंधा भीतर भी प्रयोग किया, फिर वो सुधर गया, कार्श भी कम हो गया और ग्रहणी भी ठीक हो गई। तो कहने का मतलब ये है
कि इसमें अगर शुक्र और मांस इन दोनों का विचार करना है, केवल शुक्र से विचार से, केवल मांस के विचार से काम नहीं बनेगा। तो फिर अश्वगंधा कहाँ प्रयोग में लानी है, शतावरी कहाँ पे प्रयोग में लानी है, मूसली का प्रयोग कहाँ करना है, अग्नि कैसा है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसकी चिकित्सा होगी तो सफल चिकित्सा इस प्रकार की रहेगी। अगर हम अग्नि का विचार नहीं करेंगे और ऐसे ही दे देंगे तो भी प्रॉब्लम होगी, आम बनेगा, ये बनेगा। When you use स्वर्ण परपटी, क्षय जहाँ पे है वहां पे स्वर्ण परपटी का प्रयोग करते हैं। धातु क्षय अगर ज्यादा है तो स्वर्ण परपटी करते हैं। अगर अग्नि से रिलेटेड कुछ करना है तो फिर पंचामृत परपटी ज्यादा प्रयोग में, आम जहाँ पे है तो वहां पंचामृत परपटी ज्यादा काम करती है। और पांडुत्व का संबंध है तो लोह परपटी समान काल में इस्तेमाल करते हैं। तो ये थोड़ा अंतर प्रॉपर्टी के बारे में होता है, हम सूक्ष्म प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं इस प्रकार से। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ है कि हर धातु की वृद्धि के लिए शुक्र की आवश्यकता इस प्रकार की रहेगी। एक वाजीकरण के बारे में सेमिनार हुआ था, मैंने काफी जिक्र इसके बारे में की थी पहले। और ये शायद 1981-82 की बात है, जो एक नया नया उत्तीर्ण हुआ था और आरडी लेले को इसमें बुलाया गया था वैलिडिटी फंक्शन के लिए। जो बोलने वाले लोग थे उनमें से कोई भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर नहीं था, एक भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर नहीं। तो ये सिर्फ पोपट पंची जैसा हुआ, बाकी ऐसा है वैसा है इस प्रकार से, लेकिन उसमें ठोस बात कुछ भी नहीं थी। अब मैं देख रहा था, जिक्र कर रहा था कि स्वस्य ऊर्जस्करं यत्तु तद्वृषं तद्रसायनं प्रायण रोगाणां द्वितीयं प्रशमयनतं प्राय शब्दो विशेषार्थो युभयं युभयार्थः। तो एक स्वस्थ की ऊर्जा बढ़ाने वाला रसायन और वाजीकरण है, दूसरा रोगों का शमन करने वाला इस प्रकार का है। दोनों प्रायः काम करते हैं और प्रायः शब्द विशेष अर्थ से प्रयोग में लाया गया है। भयम ही उभयार्थक, दोनों प्रकार के औषधियां दोनों प्रकार के काम। तो रोगनाशक जो है वो भी रसायन वाजीकरण हो सकता है, तो रसायन वाजीकरण है वो भी रोगनाशन का काम करता है। तो जहां वाजीकरण का तो हम अपत्य संतानकरम यत् सद्य संप्रहर्षणम इसके लिए तो करेंगे ही प्रयोग, वो वाजीकरण का प्रधान अंग इस प्रकार का है, प्रधान उपयोग। लेकिन जिन रोगों में शुक्र क्षय है और उसको हमें रोग को ठीक करना है तो उसमें वाजीकरण औषधों का प्रयोग होना चाहिए, औषधियों के साथ या रोग शमन करने के साथ। और ऐसा दिखाई देता है कि रोगों में आगे आगे जो कल्प आते हैं दूर देरी के बाद, वो रसायन वाजीकरण इस प्रकार के रहे। तो एलादी गुटी है और पहली फलश्रुति वृक्षा, वो वृक्ष है, कास में आदि है एलादी गुटी। लेकिन ये वृक्ष का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस कास के रुग्ण में शुक्र क्षय है उसके लिए एलादी गुटी परफेक्ट मेडिसिन इस प्रकार। तो वो शुक्र की वृद्धि करते हुए कास का भी शमन इस प्रकार की करे और कास अधिकार नहीं आएगी इस प्रकार से। तो वृद्धि समाने सर्वेशाम, यह वाग्भट सूत्र में अस्थि से और शुक्र से शुक्र की पुष्टि कैसे होती है वो समझ में नहीं आ रहा। अस्थि से अस्थि और शुक्र से शुक्र की पुष्टि वो डायरेक्ट है ना। जो पोषक, जिस धातु का पोषक अंश है वो डायरेक्ट सीधा उस धातु की पुष्टि करेगा। ये खले के पोत न्याय के जरिए इस प्रकार का होगा। सद्य शुक्र कर्म पया, ये भी बात बताते हैं कि दूध तात्काल शुक्र की वृद्धि करता है इस प्रकार से, वो रस वगैरह सब छोड़कर डायरेक्ट सीधा शुक्र में चला जाता है। लेकिन अगर हमें शुक्र पुनरुत्पादन के लिए चाहिए, इस प्रकार का शुक्र जो है वो हमें सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए अच्छा है, जो सीधी शुक्र वृद्धि इस प्रकार की होती है। और यही पहले पुराने वाले फिल्मों में दिखाते थे, वो
मधुचंद्र की रात को वो औरत दूध का प्याला लेकर जाती थी पति के पास, इस प्रकार से। और जैसे कि वो दूध लेने से उसको बहुत स्फूर्ति आएगी और शुक्र बढ़ जाएगा उसका, वैसे वो स्त्री ही उसके लिए उत्तम वाजीकरण है, दूध एडिशनल हो जाएगा। लेकिन सबसे अग्रिय वाजीकरण तो स्त्री है, वाजीकरण अग्रम च क्षेत्रम स्त्रिया प्रहर्षि, इस प्रकार। लेकिन इससे तात्काल शुक्र बढ़ेगा, संकल्प से भी तात्काल शुक्र वृद्धि होती है। संकल्पो नक्ररितश्च वृषाणाम व्याघ्र संग्रह है। तो केवल संकल्प होने से भी शुक्र वृद्धि होती है। और ये तो मानस भाव का परिवर्तन शारीर भाव में है, ये तो और अजीब रास्ता। तो एब्स्ट्रैक्ट भाव है, संकल्प एब्स्ट्रैक्ट भाव है, और फिर भी वो शुक्र निर्माण करने में समर्थ इस प्रकार का होता है। तो ये, और हर्ष प्रीणन वगैरह इस प्रकार के जो भाव है कि मनसो हर्षणम यच्च तत्सर्वं वृषम युज्यते। तो पुलिनानि शैलाः वगैरह वगैरह, टूरिज्म इस प्रकार का, हनीमून की अभी जो बात की जाती है वो हमारे हिसाब में योग्य इस प्रकार की है, क्योंकि ये सब वातावरण शुक्र की वृद्धि करने वाले इस प्रकार के हैं, वाजीकरण इस प्रकार के है, लेकिन ये तात्कालिक है। अगर हम मूल रूप से शुक्र में ये सभी भाव आने की कोशिश करेंगे तो रस से लेकर शुक्र की वृद्धि इस प्रकार की होनी चाहिए। जो अश्वगंधा सिद्ध दूध से निकाला हुआ घी दूध और शर्करा के साथ देना, ऐसे एक राजा यक्ष्मा में हुआ है। तो वो तो शुक्र की प्रवृत्ति करने उत्पत्ति होती है, क्या उत्पत्ति होती है, ये एक अहम इसमें परपटी कल्पना पारद गंधक बंध ग्रहणित ब्रेक होतो यावर प्रकाश ये उस कल्पना की खासियत है। दूध तर रस धातूशी अधिक सामान्य आहे, मग सत्य शुक्र का सांगितले असावे, ये उसकी खासियत है। ये सत्य शुक्र है, और वाजीकरण का सद्य संप्रहर्षण ये जो अंग है उसके लिए ये अच्छा इस प्रकार का है। तो अगर उस प्रकार का परिणाम चाहते हैं तो वो तात्कालिक परिणाम देने वाला इस प्रकार का। और मंडलेर जात वेद से तस्या एवं पयश्रुतम, ये एक्चुअली मार्शपर्ण दुर्गुप्त धेनु के बारे में निर्देश है, वाजीकरण में आया। तो उस गाय का दूध माशपर्णी जिसने खाई है, उस गाय का दूध सुवर्ण से सिद्ध अगर करेंगे तो वो अपत्य कर इस प्रकार का बताया। तो मैंने वो धागा पकड़ लिया, क्योंकि सुवर्ण भी वृक्ष है, दूध भी वृक्ष है, सुवर्ण भी रसायन है, दूध भी रसायन है। तो माशपर्णी पुरता धेनु छोड़ दो, वो तो मिलना मुश्किल है काफी। लेकिन कम से कम जो दूध हमारे घर पे आता है देसी गाय का, उसको ही अगर हम स्वर्ण सिद्ध बनाएंगे तो रसायन वाजीकरण दोनों परिणाम मिलेंगे। अभी रोग से हिसाब से इसमें गुड़ची भी डाल सकते हैं, वो भी रसायन है, तो रसायन प्रॉपर्टी बढ़ेगी इस प्रकार से। तो ये तो है कि शुक्र की प्रवृत्ति नहीं केवल उत्पत्ति होती है, ये एक अहम चीज है। मानस भावों से शारीर भाव में परिवर्तन, मानस भावों का शारीर में परिवर्तन, ये एक अहम चीज है, और ये अच्छे तरीके की प्रवृत्ति है। और कैंसर जैसे रोगों में जब चिंता वगैरह के कारण कैंसर निर्माण होता है, चिंता वगैरह के कारण हृदरोग निर्माण होगा, ये अलग चीज रहेगी। लेकिन चिंता से अगर कैंसर निर्माण होता है तो ये विकृत शारीर भाव निर्माण होता है, ऐसा है। और उसको चिंता छोड़ना यही सबसे अहम है। एक हिंदी टीका एनोलॉजी टू वृक्ष द्रव्य एक्शन अकॉर्डिंग टू केदारी कुरिया न्याय is compared with non-stop express train like milk reaches the sugar very fast। हाँ, लेकिन बीच में किसी स्टेशन पे रुकती ही नहीं, तो उनका पोषण करने का संबंध ही नहीं है ना। तो वे ठीक है कि वो तुरंत अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है इस प्रकार।
लेकिन रस में भी जाएगी और रस के द्वारा धीरे धीरे शुक्र तक पहुंच जाएगी, ये भी बात हो सकती है। एक सद्य शुक्र कर इस प्रकार का परिणाम मिलेगा जो सत्य संप्रेषण के लिए उपयोगी होगा, और एक क्रम परिणाम पर से शुक्र तक पहुंचेगा, वो महीना लगेगा उसको। एवं मासेन रसा शुक्री भवति त्रिणांचार्थ। तो एक महीने के बाद रस जो है वो शुक्र में परिवर्तन हो जाता है। काली उड़ीद दाल गाय को खिला सकते हैं, हो सकता है। ये माशपर्णी बताई है एक्चुअली, तो पूरा पेड़ ही देना है उसका। देन कल्प लाइक एलादीवटी ओनली कैन यूज इन कासा एसोसिएटेड विद शुक्रक्षय ओनली, ऐसा भी नहीं है। ये एक अहम इंडिकेशन होगा कि अगर कास के साथ शुक्रक्षय है इस प्रकार से। उसमें एक अजीब सूत्र है, कर्माद वीर्यम बलम क्या है, बलम पुष्टि हीयते, जो भी याद नहीं आ रहा, लेकिन क्रम से किसका क्षय हो जाता है इस प्रकार का बताया गया है। और लंघन जैसी चीज है जोर में इस प्रकार से। लंघन क्षय नीते दोषे संदीक्षिते मिले स्वास्थ्य क्षुत्र रुचि प्रति बल ओजश्च जाए। तो स्वाक्षन क्षुत्र रुचि प्रति बल ओज ये निर्माण होते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है ये क्रम से उत्पन्न होते हैं इस प्रकार से। और वैसे भी औषध के फलश्रुति में भी है, क्रम से ये निर्माण होते हैं। अभी पक्का याद नहीं है कहाँ पे पढ़ा है। शायद उरक्षत में ही है बात। एक उरटकर सर की एक केस देखी थी कि माधव निदान में आसेक के श्रेणी में जो बताया है, यहाँ शुक्र से तात्कालिक शुक्र की उत्पत्ति होती है, ऐसा होता है। सप्राश्य लभते बलम, ऐसा है, शुक्रम सप्राश्य लभते बलम, शुक्र का प्राशन करने के बाद उसको बल मिलता है। ये मानसिक परिणाम ज्यादा रहेगा इसमें, शारीरिक भी होगा। शुक्र से शुक्र वृद्धि होगी, ये जो वृद्धि समाने सर्वेशम इस न्याय से होगी। वैसे नकर से भी शुक्र की वृद्धि होगी, ये भी अहम अग्रसर इस प्रकार का बताया गया। तो भार क्षय हुआ था, करीबन 20-22 किलो भार कम हो गया था। और मुंबई में केस आई थी, और उस समय में सर ने थोड़ा, बिल्कुल सर निकलते समय पेशेंट आ गया, तो थोड़ी जानकारी ले ली तो पता चला कि शुक्र क्षय है। तो सर ने शतावरी चूर्ण की पुड़िया दे दी उसको, और सुबह शाम एक पूरी लेने के लिए कहा। 15 दिन बाद गए, तो वो बोला कि इस 15 दिन में कम नहीं हुआ है, लेकिन बढ़ा भी नहीं है। तो कम नहीं हुआ है, ये भी अच्छी चीज है। तो फिर वहां पे सर ने और पूछा तो पता चला कि पहले उरक्षित हुआ था, और फिर ये शुक्र क्षय हुआ था। तो ये उरक्षत का ही सूत्र है। तो सर ने लाक्षा दे दी उसको, और 15 दिन में लाक्षा देने के बाद उसका वजन तेजी से 15 दिन में 20-22 किलो बढ़ गया। तो ये अगर उस प्रकार की प्रॉपर दवा मिल जाती है, माशपर्णी ही वेगळी वनस्पती आहे, माशचे पर्ण असे नाही। तुला काय माहितीये का? हाँ, वेगळी वनस्पती। तो माश देने से होता है, माश वैसे शुक्र बताया गया है, माश देने से होता है क्या देखना चाहिए, मालूम नहीं। माशपर्णी सूर्यपर्णी कांबोजी हयपुच्छिका पांडुलोमश पर्णीच कृष्णवृंता महासहा माशपर्णी हिमातिक्ता रूक्षा शुक्र बलासकृत मधुराग्रायणी शोथ वातपित्त ज्वरासृजी। हाँ, मुग्ध माशपर्णी ये काफी जगह पे आता है। हिम तिक्त रूक्ष
ये काफी अजीब है। तिक्ता और रुक्ष होने के बावजूद भी शुक्र और बला से रूप है। मधुरा, मधुर भी है, ठीक है। ग्राहिणी, श्रोत वात पित्त ज्वरास्त्र जी। ठीक है, थोड़ा देखेंगे इसके बारे में। मांस धातूवर कार्य कर आणि शुक्रल असे द्रव्य कोणते आहे? शतावरी अश्वगंधा दोनों है। द्राक्षा भी फलोत्तमा वृक्षा इस प्रकार की बताई गई है, और ये भी मांस पर भी काम करती है और शुक्र पर भी काम करती है। पद्मकादि गण जो है अच्छा, पद्मक पुंड्रो वृद्धि गर्द शृंगमृतादश जीवन संज्ञा संध्यकराग्न तीर्ण पित्तम प्रीणन जीवन ब्रूहण वृषा। तो प्रीणन, जीवन, ब्रूहण और वृक्ष सभी धातुओं पे कार्य है इस प्रकार से। तो पद्मकाष्ठ का भली भांति इसमें इस्तेमाल हो सकता है। यष्टि का दश जीवन संज्ञा में यष्टि है, और अमृता है, गुरुचि है इसमें। गुरुचि का पद्मकादि गण में होने का ज्यादा जिक्र नहीं किया जाता। गुरुचि वैसे भी एक अहम दवा है और काफी रोगों में यष्टि या तो यष्टि इस प्रकार से पद्मकादि गण में है, और मांस के हिसाब से भी अच्छे, शुक्रल भी है, कंठ्य भी है, वगैरह वगैरह, वर्णीय भी है, काफी उसमें फायदे हैं देने के इस प्रकार से। तो इन दोनों का प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं। हाँ। व्यानेन्द्र सदातुरे विक्षेपोषित कर्मणा युगपत् सर्वतो जस्त्रम देहे विक्षिप्यते सदा शुभ्यमानस्य वैगुण्यात् सज्जति यत्र सः। ये आगे का नहीं दिया, ठीक है। इत्यादि तदपि उक्त न्यायादेव उपपन्नम्। यद्यपि मांसादिना समानेन मांसादेः आयुपोषणं तदपि धात्वाप्लवन न्यायेन गच्छतापि रसेन तद् धातु समानेन अंशेन धातु पोषणात् उपपन्नम्। तो मांसाद मांसम मांसेन समृद्धत्वाद विशेषता, मांसाद प्राणियों का मांस भक्षण करेंगे तो वो शीघ्र मांस की पुष्टि करेगा, लेकिन ये रस के जरिए जाता होगा, और जब मांस तक पहुंचेगा तो मांस निर्माण करने की क्षमता उसमें ज्यादा रहेगी, तो वो मांस की पुष्टि करेगा। ऐसा थोड़ा सा है। नहीं तो ये भी सोच सकते हैं कि उसके मांस धातु अग्नि को इससे चेतना मिलती है और वो अपना पोषक अंश उसमें से निकाल लेता है, ये भी पॉसिबल। खले कपोत न्याय से ये भी पॉसिबल इस प्रकार का रहेगा। मांसादेना समानेन मांसादेव पोषणम तथा तदपि धात्वाप्लावन न्याय है। तो धात्वाप्लावन न्याय से ये होता है, गच्छता भी रसेन, तो रस जाने वाला है और रस के जरिए ही मांस का पोषण होगा। लेकिन ये भी बात सोचता है कि कले कपोतन न्याय से वो सीधा मांस को उठा लेगा, ये भी पॉसिबल इस प्रकार का है। वृषंतु प्रभावत यथा कलेकपुत्र न्याय विदुरम शुक्रम प्रभावत शीघ्रम याति तथा अत्रापि शीघ्रमेव वृषोत्पन्नो रसो रक्तादि धातून शीघ्रम अपलावयति इति सुघटम्। यह जो विशेषण दिया है वृषोत्पन्न रसा होकर कोणती झाले का? तो खले कपोत न्याय से विदुरम भी शुक्र प्रभाव शीघ्रम याति, शीघ्र उस तक पहुंच जाता है इस प्रकार से। तथापि शीघ्रमेव वृषोत्पन्नो रसः रक्तादि धातून शीघ्रम अपलावयति इति सुघटम्। उस धातु की अग्नि अपना अपना सार भाग बनकर उन धातु को बनते होगी। ठीक है, कल फिर से बहस करेंगे। काफी महत्वपूर्ण विषय है, तो आगे सिलसिला चलाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतो यन् निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन
आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम् विरम्यते व्याख्यानव्यापारात् श्वः पुनर्मिलिष्यामः। This conference will now be recorded.